Hello and namaskar to all my channel viewers, my students and welcome जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो इस मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत है आपको इस चैनल पर। मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन दैट you have given me a lot of appreciation, lot of love, lot of care, and I'm seeing that I'm feeling very good that yes I'm adding something good in someone's life। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के लाइफ में कुछ चेंजेस ला पा रहा हूँ, कुछ नॉलेज डिलीवर कर पा रहा हूँ, जो कि मैंने लास्ट 20 years हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के करियर में मैंने सीखा है। ठीक है, तो जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, जो पहली बार इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि लास्ट 20 years से मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो जो भी मैंने सीखा है, बैंकिंग ट्रेनिंग इंडस्ट्री से मैं डिलीवर करता हूँ इस चैनल में। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो वीडियोस हैं काफ़ी सिंपल और अम, जो सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के, उनको बहुत सिंपल तरीके से बताया जाए। ये चैनल हिंदी में क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर व्हाई नॉट इन इंग्लिश? यस, आई कैन डिलीवर दिस इन इंग्लिश ऑल्सो, बट द ऐसा बोलते हैं कि भाई जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, वो काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट से कमेंट करते हैं कि सर कुछ ऐसा चीज़ बताइए ताकि मैं हम लोग अच्छे से समझ पाए। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम डूइंग दिस रिकॉर्डिंग इन हिंदी मेजरली, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। आज का थंबनेल को देख कर के आप समझ गए होंगे कि आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज से पहले भी मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, बट ये लेटेस्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए, उसके साथ आंसर्स एंड और उनके सिंपल एक्सप्लेनेशंस भी मैं आज दूंगा। ठीक है, सो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्स के चैप्टर्स। मैं सारे स्टूडेंट्स को पहले ही बता चुका हूँ, मैं मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने बोला है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम्स देने, सपोज यू वांट टू गिव एनी एग्जाम्स फॉर एनी ऑफ द चैप्टर्स और एग्जामिनेशंस और सिलेबस, या कोई भी टॉपिक का आप पढ़ते हैं, आपको उस टॉपिक के चैप्टर्स जानना बहुत जरूरी है। NISM 5A जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एग्जाम है, इसमें 12 चैप्टर्स हैं, राइट? आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जब आप बनते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए ये जो टोटल मॉड्यूल है 12 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। सो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ईच एंड एवरी चैप्टर जो है, ईच एंड एवरी मॉड्यूल जो है बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सारे चैप्टर्स को बिल्कुल देखें, किसी को भी चैप्टर्स को हल्के में मत लेके, हाँ नहीं भैया मैं मुझे 8 और 9 से ज्यादा ये आते हैं, या फिर 2 से आते हैं, या फिर 3 से आते हैं, चलो मैं उनको चैप्टर्स को ज्यादा पढ़ के और मैं तुक्का बिड़ा के पास कर लूंगा। प्लीज पे गुड अटेंशन टू ईच एंड एवरी चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी देखिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग तो स्टार्ट करने वाले हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। देखिए अब ये देखेंगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली है क्या। सो जो मेरे स्टूडेंट्स काफी सिंपल तरीके से इस चीज को समझते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए आप चाहे कोई भी क्षेत्र से हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड से हो, जैसे मान लीजिए आप साइंस से हैं, या फिर आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से नहीं है, या फिर कॉमर्स से भी अगर हैं, तो देखिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, तो उसमें आपको चीजें समझनी पड़ेगी, राइट? अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझना है कि ये क्या है, क्यों है, कैसा है। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड आप बताइए, इसमें से चारों में से क्या आपको लग रहा है कि ये कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि करेक्ट है, राइट? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सेविंग्स अकाउंट। दूसरा आपका है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट पूल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। सी, अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस, अ लोन प्रोडक्ट। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज, अब देखिए आपके स्क्रीन में कलर चेंज हो गया होगा।
The correct answer is B, a financial instrument that pools money from many investors to invest in securities. Right. तो म्यूचुअल फंड को देखिए, अब आपको मैं एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक पूल मनी है, ताकि दूसरे दूसरे लोग, जो भी, ये इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो पैसा लगाते हैं, वो अलग अलग जगह से लगाते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, अदर एसेट्स में हो, और उनको डाइवर्सिफाइड करने का एक पूल ऑफ मनी है जहां से लेता है, और उसी को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। उसका पूरा का पूरा प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। राइट। सो म्यूचुअल फंड को समझने के लिए आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अब देखिए एनआईएसएम पास करके भी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनिएगा, तो आपको ये समझना जरूरी है, नॉट ओनली फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन बट फॉर when you are selling a mutual fund product also, like when you become a mutual fund distributor, तो आपको ये रोल आपका क्या होना चाहिए? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शंस देखिए आपके पास सामने दिख रहे होंगे। ए, टू मैनेज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। बी, to assist investors in buying and selling mutual fund units. C, to provide insurance services. And D, to regulate the mutual fund industry. What is the correct one? The correct answer is, देखिए, to assist investors in buying mutual fund units. तो आप एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का मेन और मुख्य काम यही है। तो कभी आप अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो आपका मेन रोल जो है यही होना है कि आप उसकी मदद करेंगे, इन्वेस्टर्स को असिस्ट करेंगे, मतलब मदद करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बाय या सेल करना चाहिए। राइट। इसी का आपको एक्सप्लेनेशन में देखिए नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प्स द इन्वेस्टर परचेज एंड रिडीम म्यूचुअल फंड्स। रिडीम मतलब होता है आप कोई भी बेचना, अगर बोल देते हैं ना, परचेज करना, खरीदना और बेचना। मतलब जब म्यूचुअल फंड से पैसा एक ग्राहक निकाल लेता है और उसको पूरी की पूरी गाइडेंस दिया जाता है कि डिफरेंट स्कीम्स कौन कौन से अच्छे स्कीम्स हैं, कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए। देखिए हर एक ग्राहक का, हर एक इन्वेस्टर का आपको क्या है ना, माइंडसेट डिफरेंट होगा। राइट। तो उसके हिसाब से आपको समझ के उसको गाइड करना है। नंबर 3, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज कंसिडर्ड एट लीस्ट रिस्की? तो ये रिस्की का मतलब होता है, रिस्क मतलब होता है खतरा, तो बहुत कम खतरा किसमें होता है? अब आप देखो, अगर आप इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड फंड और मनी मार्केट फंड, इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? देखिए वर्ड्स को समझना, मैं बार बार अपने पहले भी वीडियोस को आपको बता चुका हूँ कि वर्ड्स को आपको समझना बहुत जरूरी है इन दिस एग्जाम। राइट। अगर आपको ये नहीं आया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो मैंने वर्ड्स का भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स के भी बनाए हैं, तो आप उसको समझ जाओगे तो आपके लिए आंसर को अटेम्प्ट करना और उसको सही तरीके से आंसर का जवाब देना, ये भी आप सीख जाओगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वो वाले वीडियो बिल्कुल देखिए। राइट। चलिए बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा। द करेक्ट आंसर इज मनी मार्केट फंड्स। अब आपको मनी मार्केट फंड्स के बारे में थोड़ा समझ लाते हैं क्या है। मनी मार्केट फंड्स इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर कंसिडर्ड द लीस्ट रिस्की, ऑफरिंग लोअर रिटर्न्स बट हाई लिक्विडिटी। तो क्या बोल रहा है, रिटर्न्स भले ही लोअर होंगे, इसमें जो पैसा लगाने के बाद जो ग्राहक को मिलता है उसको रिटर्न बोलते हैं कि भाई हमको फायदा कितना मिला, लेकिन लिक्विडिटी बहुत हाई है, वो फटाक से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके मनी मार्केट फंड्स है। ओके। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द इक्विटी फंड प्राइमरी इन्वेस्टेड इन? इक्विटी फंड कहाँ या किन क्षेत्रों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं? अब देखिए इसमें बॉन्ड है, स्टॉक्स है, रियल स्टेट है या कमोडिटीज है। बताइए इसमें क्या आंसर करेक्ट होगा। आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे। देखिए अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो इस चैनल में आना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बिना पढ़े इस चैनल पे मत आइए, बिना पढ़े इस वीडियोस को मत देखिए, पहले अपनी तैयारी करिए, फिर आपको अच्छा लगेगा कि यस मैं कहाँ करेक्ट हूँ कहाँ गलत हूँ। देखिए मैं आपको माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं ये जो क्वेश्चंस और आंसर्स बनाता हूँ, काफी इसमें मेहनत करता हूँ। राइट। तो ऑप्शंस बनाते हैं, उसके बाद फिर इसमें एक्सप्लेनेशन का ये जोर दिया जाता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में भी आना चाहिए। राइट। चलिए बताइए करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज स्टॉक्स। राइट।
Equity funds primarily invest in stocks and shares of companies and are aimed at long term capitalization. लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब जो लंबी दूर के लिए करना चाहता है कि भाई अपना कैपिटल का एप्रिसिएशन हो, मतलब मेरा जो पूंजी है वो बढ़े, राइट? तो इसमें वो पैसा लगाते हैं। चलिए, हु रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड? ये बहुत ही इजी आंसर होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं तो बिल्कुल बता पाएंगे। हु रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? आरबीआई, सेबी, एमफी, आईआरडीए। देखिए, मेरे चैनल में एक चीज और आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चंस आपको दिखते हैं स्पेशली जो एनआईएसएम रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे तो आप एग्जाम्स में देखिए इसी क्वेश्चन को हो सकता है तोड़ के मरोड़ के ट्रू फॉल्स के हिसाब से बताएगा। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप बिल्कुल इसको समझ पाएंगे, राइट? चलिए बताइए इसका आंसर। सेबी, द करेक्ट आंसर इज सेबी। अब सेबी हम लोग जानते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया को बोलते हैं सेबी। रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। रेगुलेट्स मतलब उसका पूरा कंट्रोल रखता है। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, मतलब ताकि ग्राहक का कोई नुकसान नहीं हो जाए, उसके लिए सारे के सारे ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि पारदर्शिता जिसको बोलते हैं। ओके, चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी? एएमसी का जो रोल है उनका क्या है, जो मेन उनका काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द म्यूचुअल फंड, टू सेल म्यूचुअल फंड यूनिट्स, या टू रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड। अब चलिए इसको समझते हैं जरा। द एएमसी कौन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। आप गूगल में रिसर्च करके भी देख सकते हो एएमसी किसको, कौन कौन सी कंपनीज है, राइट? मैं अपने पुराने वीडियोस में काफी सारा डिटेल इसमें दिया हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट द पूल्ड मनी, जो ये पैसा लिया जा रहा है ये कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो ये कौन डिसाइड करता है? एएमसी। व्हाट इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है? अ ब्रोशर ऑफ प्रमोशनल पर्पस, अ डिटेल्ड document issued by a mutual fund company that provides information about the scheme, या a document used for compliance purpose, या a legal document, किसको बोलते हैं? The correct answer is B, a detailed document issued by a mutual fund company that provides information about the scheme. अब इसको जरा समझ लेते हैं क्या है। The offer document contains all necessary information about the mutual fund scheme, including objectives, मतलब किस लिए स्कीम लॉन्च हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क एसोसिएटेड क्या है उसका, या फिर उसके कॉस्ट क्या पड़ेंगे। तो ये सारा का सारा चीज कहाँ मेंशन होता है? ऑफर डॉक्यूमेंट में। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और किम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर है होगा बताइए। स्कीम परफॉर्मेंस, रिस्क फैक्टर्स, नेम्स ऑफ फंड मैनेजर्स, या लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एएमसी। द करेक्ट आंसर इज डी, लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एएमसी। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। Scheme provides summary of essential information about the scheme, but legal proceedings against AMCs are not typically included. तो ये चीज में आप ध्यान रखना, राइट? जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट इसी को देके घुमा के आप क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रखिए, राइट? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? अब प्राइमरी रोल क्या है? अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप समझ के थोड़ा जवाब दीजिएगा तो आप बिल्कुल इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर होगा? टू मैनेज इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, to sell and distribute mutual fund product, to offer tax advice, या to manage fund operations? The correct answer is to sell and distribute mutual fund products. ये प्राइमरी रोल है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना, है ना, ताकि जो इन्वेस्टर है सही डिसीजन ले पाए। What is the following, which of the following is the critical factor in distributor performance? तो ये चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लगता है कि बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है उनका? ज्योग्राफिकल लोकेशन, सेल्स वॉल्यूम, नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड, या सोशल मीडिया प्रेजेंस? मतलब उनकी परफॉर्मेंस कैसे वो जांचते हैं अपने आप को, क्या फैक्टर है, राइट? बताइए क्या आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर का मेन काम क्या है, उसका मेन काम क्या है कि वो
उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको गाइड करना, उनको सपोर्ट करना, तो नॉलेज नहीं होने से नहीं कर पाएगा। तो क्रिटिकल फैक्टर है कोई भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस, उसके नॉलेज लेवल को वो बढ़ाते रहना चाहिए उसके। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड? एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है? नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, नेट एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट एप्लीकेबल वैल्यू, या फिर नेट एनुअल वैल्यू। ये तो बहुत इजी है, बता दीजिएगा इसको फटाफट। बताइए क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। जो म्यूचुअल फंड हम जब खरीदते हैं तो उसपे आपको अगर स्टेटमेंट में आप चेक करोगे तो एनएवी उसमें लिखी रहती है। व्हाट डज हाई एक्सपेंस रेशियो इन म्यूचुअल फंड इंडिकेट? हाई एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में क्या बताता है या क्या दर्शाता है? इन चारों ऑप्शंस में क्या होगा? देखिए, लो मैनेजमेंट एफिशिएंसी, हाई रिटर्न, हाई मैनेजमेंट एफिशिएंसी, या लो रिटर्न। चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज लो मैनेजमेंट एफिशिएंसी। हाई एक्सपेंस रेशियो, देखिए एक्सपेंस आज के रेट में ग्राहक बहुत नॉलेजेबल होते जा रहा है, तो उसको हाई एक्सपेंस रेशियो में, अगर जिसमें हाई एक्सपेंस रेशियो है उसका क्या होगा? हाई कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट होता है। अब इसके क्या होगा? इसकी जो रिटर्न आती है म्यूचुअल फंड में, जो कोई भी इन्वेस्टर थोड़ा सा नॉलेज रखता है ना, वही सब चीजें बिल्कुल देखता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच टाइप ऑफ रिस्क इज स्पेसिफिक टू अ कंपनी और इंडस्ट्री? अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा टाइप का रिस्क स्पेसिफिक होता है, मतलब एक उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है किसी कंपनी या इंडस्ट्री को लेकर के, राइट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पूछ रहा ऑप्शंस में मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, या अनसिस्टमेटिक रिस्क। द करेक्ट आंसर इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क को थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। देखिए आपके स्क्रीन पे आपको एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा। अनसिस्टमेटिक रिस्क इज स्पेसिफिक टू द कंपनी और इंडस्ट्री एंड कैन बी मिटिगेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। मिटिगेटेड मतलब होता है कम किया जा सकता है ना। इसको हम लोग कम किया, डाइवर्सिफाई अगर पोर्टफोलियो की हो जाती है तो हम इसके इस रिस्क को कम कर सकते हैं, थोड़ा घटा सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द शार्पे रेशियो मेजर? शार्पे रेशियो क्या मेजर करता है, क्या दर्शाता है? देखिए शार्पे रेशियो, एक ये क्या बोले इकोनॉमिस्ट थे, विलियम एफ शार्प, उनके नाम पे ये रेशियो का मतलब जो चलन है ये चालू किया। तो इसमें चारों ऑप्शन में क्या होगा? टोटल रिटर्न ऑफ द फंड, बी फंड्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, या सी फंड्स एक्सपेंस रेशियो, या फंड्स एसेट एलोकेशन। द करेक्ट आंसर इज बी फंड्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। शार्पे रेशियो को देखिए क्या बता रहा है। A Sharpe ratio measures the fund's performance compared to the risk-free asset after adjusting of its risk। तो ये रिस्क का एक दर्शाता है कि भाई हम इस रेशियो में कितना रिस्क ले रहे हैं या फिर कितना क्या कंपैरिजन कर रहे हैं फंड्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से। ओके, नंबर 15, व्हाट इज सेबीज रोल इन म्यूचुअल फंड? सेबी का रोल क्या है? अब देखिए ये थोड़ा सा अगर क्वेश्चन जो है ये इजी भी है और कठिन भी, अगर नहीं समझ पाएंगे तो। टू प्रोमोट म्यूचुअल फंड्स, टू रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स, टू मैनेज म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो, टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स। इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज टू रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स। ये याद रखिए, सेबी क्या है? रेगुलेटर है, तो इसका मेन रोल क्या है? रेगुलेट करना, राइट। और बाकी चारों ऑप्शंस में अगर मान लीजिए ट्रू फॉल्स के हिसाब से इसको घुमाने के लिए आपको बताता है तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। ओके, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। Which of the following is a violation under SEBI regulation? Transparency in fees, mis-selling of mutual fund, proper disclosure of risk, या following KYC norms? The correct answer is मिस सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देखिए मिस सेलिंग बहुत एक बड़ा इशू है। अगर ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, मैं आपको थोड़ी थोड़ी ये सब चीजें भी बता देता हूँ, क्योंकि आप अगर ये एग्जाम को पास करके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना। मिस सेलिंग से बिल्कुल बचिएगा। मिस सेलिंग होता सिंपल होता है गलत तरीके से म्यूचुअल फंड को बेचना,
है ना। जैसे मान लीजिए ग्राहक को इंटरेस्टेड नहीं है इक्विटीज में और आप उसको इक्विटी में बेच दे रहे हैं, या फिर ग्राहक बोला कोई और प्रोडक्ट देने के लेकिन आप उसको म्यूचुअल फंड बेच दे रहे हैं, तो सेबी इस पे बहुत ही कड़ी स्टेप लेता है, राइट। तो इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज हाउ इज एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड कैलकुलेटेड। जो एनएवी है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज प्लस डिविडेंड्स, या नन ऑफ अबव। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये ध्यान रखिएगा, एनएवी का कैलकुलेशन इसी पे होता है। विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज एक्सेप्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन डिविडेंड्स? ये तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बता पाएंगे। टैक्स एग्जेम्प्टेड किस में होता है? देखिए टैक्स एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है टैक्स पे छूट। मतलब आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप टैक्स बचा पाएंगे, है ना। तो ये आप अगर इस तरह का म्यूचुअल फंड अगर बेचते हैं तो स्पेशली उन लोगों को जनवरी फरवरी मार्च में फोकस करिए, या फिर पहले भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फंड है, तो देखिए इनिशियली लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में ये इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। चलिए बताइए करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में टैक्स एग्जेम्प्टेड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ म्यूचुअल फंड फोलियो नंबर? फोलियो नंबर का पर्पस क्या है? टू ट्रैक फंड्स परफॉर्मेंस, या यूनिकली आइडेंटिफाई द इन्वेस्टर्स अकाउंट इन द म्यूचुअल फंड, या सी टू मैनेज फंड डिस्ट्रीब्यूशन, या टू रजिस्टर अ कंप्लेन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज बी, टू यूनिकली आइडेंटिफाई इन्वेस्टर्स अकाउंट विद द म्यूचुअल फंड। अब ये फोलियो नंबर क्या होता है? देखिए एक नंबर दी जाती है, जितने भी ग्राहक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एक साधारण तरीके से समझ सकते हैं कि भाई अकाउंट नंबर उनका होता है, ठीक है ना। अब जैसे आप सेविंग्स अकाउंट है, आपके माता पिता या फ्रेंड अलग अलग अकाउंट नंबर, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में अलग अलग फोलियो नंबर्स होते हैं, राइट। नंबर 20, विच सर्विस अलाउज एन इन्वेस्टर टू सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? कौन सा सर्विस अलाउ करता है म्यूचुअल फंड के आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आराम से उसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट कर जाए, है ना। बताइए क्या होगा? SWP, SIP, STP, या रिडेम्पशन? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वेस्टर को अलाउ करता है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिए तो बिल्कुल दे पाएंगे। कंफ्यूज नहीं होता है इसमें। देखिए दो चीजों में आप कंफ्यूज तरह से हो जाएंगे कि भाई ये क्या है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। द करेक्ट आंसर इज बी, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। SIP क्या होता है? SIP एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें द्वारा जो ग्राहक होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो एक फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल में अपना पैसा म्यूचुअल फंड में जमा करता रहता है। नंबर नेक्स्ट क्या है? देखिए क्वेश्चन, व्हाट डज बीटा मेजर इन अ म्यूचुअल फंड? फंड्स लिक्विडिटी, फंड्स रिस्क रिलेटिव टू द मार्केट, फंड्स रिटर्न्स, या फंड्स के एक्सपेंस? टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, फंड्स रिस्क रिलेटिव टू द मार्केट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच परफॉर्मेंस मेट्रिक इंडिकेट्स द एक्सेस रिटर्न ऑफ फंड वैल्यू टू द बेंचमार्क? अब यहां पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेट्रिक है इन चारों में से जो कि एक्सेस रिटर्न फंड रिलेटिव का बेंचमार्क है। इन चारों में से अल्फा है, या बीटा है, या शार्पे रेशियो है, या फिर एक्सपेंस रेशियो? द करेक्ट आंसर इज अल्फा। अब अल्फा को समझ लेते हैं। अल्फा मेजर्स द एक्सेस रिटर्न, मतलब उसके जो बेंचमार्क है कि जहां पर जितना होना चाहिए उससे एक्सेस रिटर्न कितना दे रहा है, ये दर्शाता है, ये मेजर करता है उसको, राइट। व्हाट इज द प्राइमरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? टू मैक्सिमाइज कमीशन, टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, टू सेल हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड,
या टू प्रमोट ओनली इक्विटी फंड? इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर? इसमें पूछ रहा है कि प्राइमरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब जो एथिकल मतलब वो चीजें होती है कि भाई जो एकदम सही है ना, जो गलत नहीं है, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे सटीक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन सा होता है, ये पूछ रहा है। द करेक्ट आंसर इज टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। देखिए ये क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आ रहा है, तो समझ जाइए इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं, राइट। 24, which practice is considered unethical for mutual fund distributor? Full disclosure of risk, offering advice based on client's risk profile, misrepresentation of fund feature, या अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स फाइनेंशियल गोल। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा तरीका है जो अनएथिकल होता है, मतलब नियम के विरुद्ध, या फिर बोल सकते हैं गलत तरीका जो होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, इन चारों में से। चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज सी, मिसमेजर ऑफ फंड फीचर, मतलब जो फंड में है नहीं, जैसे मान लीजिए उस फंड की रिस्क प्रोफाइल बहुत हाई है ना, उसके रिस्कोमीटर के हिसाब से, लेकिन हम बता रहे हैं कि नहीं नहीं हम ये तो कुछ नहीं, हम तो ऐसा है वैसा है, दिस है दैट, तो मतलब आप एक तरह से गलत कर रहे हैं, जो कि सेबी के हिसाब से भी गलत है। अब क्या है नेक्स्ट आपका, देखिए विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पूछ रहा है कौन से तरीके के म्यूचुअल फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्या होगा करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज गिल्ड फंड। गिल्ड फंड क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या कंसिडर लो रिस्क होते हैं, जैसे ना, जैसे आप जो ग्राहक मिल जाए या इन्वेस्टर मिल जाए कि जो, या जिसकी इच्छा हो कि भाई हमको ऐसा इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए जहां पे मेरा जो रिस्क है बहुत लो हो और ये गवर्नमेंट से बैक हो, तो उसको आप बिल्कुल गिल्ड फंड सजेस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लिक्विड फंड? अब लिक्विड फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, या टैक्स सेविंग? बताइए क्या आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। लिक्विड फंड्स क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, जैसे मान लो आपको ट्रेजरी बिल्स हो गए, जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, है ना, ये क्या करते हैं सेफ, आपके जो फंड्स है उसको पार्क करते हैं ताकि आपको शॉर्ट टर्म के लिए उसमें जो भी गेन होगा होगा, उसके बाद फिर हम फंड्स को निकाल लेंगे, लिक्विड फंड्स। विच म्यूचुअल फंड स्कीम इज मोस्ट सुटेबल फॉर इन्वेस्टर सीकिंग टैक्स बेनिफिट? ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें जो टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं? ईएलएसएस, इंडेक्स फंड, मनी मार्केट फंड, गिल्ड फंड? चलिए बताइए क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब देखिए इसमें आपको एक चीज और बता दूं कि अंडर सेक्शन 80C में इनकम टैक्स के हिसाब से, तो वहां पे आपको एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और दिखाते हैं तो इसमें आपको टैक्स की बेनिफिट मिल जाती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंडीशन भी रहता है कि एक लॉक इन पीरियड भी रहती है, राइट। लॉक इन पीरियड का मतलब सिंपल होता है कि आप आपका फंड कुछ अवधि के लिए लॉक रहता है, आप उसको निकाल नहीं सकते। तो आप जब किसी को इन्वेस्टमेंट एक बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रोथ ऑप्शन इन म्यूचुअल फंड? ग्रोथ ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? रेगुलर पे आउट ऑफ डिविडेंड बोलते हैं उसको, या री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को वापस से इन्वेस्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं, या जिसमें लोअर एनओवी होते हैं, या फिर हायर लिक्विडिटी जिसमें होता है? चलिए बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। द करेक्ट आंसर इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो उसमें प्रॉफिट मिला उसी को फिर से हम इन्वेस्ट करवाते हैं, और इस तरह के फंड्स को हम बोलते हैं ग्रोथ ऑप्शन वाले म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट्स द ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड? चलिए बताइए क्या होगा, सेबी, एएमसी, इन्वेस्टर, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ट्रस्टी को कौन अपॉइंट करता है? द करेक्ट आंसर इज एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा। एएमसी अपॉइंट्स ट्रस्टीज हु एक्ट एज अ प्रोटेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। उनका प्रोटेक्टर होता है, मतलब उनके जो इन्वेस्टर्स के जो
म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा लगाए जाते हैं उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, राइट ना, अपने लॉ के हिसाब से, जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके हिसाब से। व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी एज पर सेबी रेगुलेशन? सेबी रेगुलेशन के हिसाब से उनका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम नहीं। चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़? एंड द करेक्ट आंसर इज 10 करोड़, है ना। अभी एक मैंडेट है सेबी के हिसाब से कि जो भी एएमसी होते हैं उनका मिनिमम नेटवर्थ 10 करोड़ होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज एन addendum in the context of mutual fund offer document? A new fund offer, a modification or update in the original fund offer document, a tax saving feature या penalty imposed by SEBI? चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज a modification or update to the original offer document, राइट। ये इसका म्यूचुअल फंड का एक एडेंडम है। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। एक फॉर्मल अपडेट है, जैसे मान लीजिए कोई अगर चेंजेस होता है या मॉडिफाई होता है ऑफर डॉक्यूमेंट में, तो इसके द्वारा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाती है। विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी टू रीड बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ म्यूचुअल फंड? अब देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है यहाँ पूछ रहा है जो मैंडेटरी है? मैंडेटरी मतलब बिल्कुल करना ही है, उसको रीड करना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम। केवाईसी, ऑफर डॉक्यूमेंट, ब्रोकरेज रिपोर्ट, पोर्टफोलियो स्टेटमेंट। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? द करेक्ट आंसर इज ऑफर डॉक्यूमेंट। अभी अभी हमने कुछ देर पहले ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में जाना था। इसमें क्या होता है? रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कितना कॉस्ट है, और बहुत सारी डिटेल जो कि ग्राहक को थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए मदद करता है कि हाँ मेरा पैसा यहाँ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ऑफर डॉक्यूमेंट। नंबर नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार? म्यूचुअल फंड के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनका फंक्शन पूछ रहा है यहाँ पे। मैनेजिंग ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडिंग ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट, मेंटेनिंग ऑफ इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड एंड प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस, या रेगुलेटिंग द फंड्स ऑपरेशंस? द करेक्ट आंसर इज, चलिए बताइए फटाफट। सी, मेंटेनिंग इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड एंड प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन। सो ये किसी भी म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार का ये काम है। रजिस्ट्रार मेंटेन्स उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करता है, या जैसे कि मान लीजिए कोई किसी को स्टेटमेंट चाहिए या रिडेम्पशन का कोई अगर चेक है, ये सब सारी चीज चेकिंग करता है। नंबर नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया? अब देखिए ये एक नया तरह का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से जवाब दीजिए। यहाँ पूछ रहा है, थोड़ा इसको समझिए। म्यूचुअल फंड चैनल कौन सा ऐसा है जिसमें जो कि सबसे ज्यादा मदद करता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स करने के लिए इंडिया में, हमारे भारत में? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग, बैंक एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, या टेलीविजन एडवर्टाइजिंग? अब देखो इसको थोड़ा सा समझ के आप जवाब दो कि भाई ये क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन से तरीके से, अगर आप थोड़ा सा और इसके बारे में सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से क्या पॉसिबल है? देखिए इसमें ना को समझिए पहले, नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कोई चीज ऑनलाइन में बताऊंगा तो आपको क्या पता है कि सही है गलत है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब किसी को अगर डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा करते हैं तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। बैंक या फाइनेंशियल एडवाइजर्स कर सकते हैं क्या? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। या टेलीविजन, म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट का टेलीविजन में अलाउड है क्या कि कौन सा फंड सही है कौन सा सही है? तो ये सोच के आप जवाब दीजिए थोड़ा, है ना। द करेक्ट आंसर इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल। इसीलिए आप देखोगे किसी भी बैंक्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं उनको ही ऐसा अनुमति है कि वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आप किसी भी बैंक में जाओगे, क्योंकि बैंक लोगों का पैसे का भी रक्षा करता है, पब्लिक मनी से डील करता है, तो उनको सबसे ज्यादा इस चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
What is the benchmark index used for comparing the performance of an equity mutual fund? Nifty 50, BSE 200, सेंसेक्स या एनी ऑफ द अबव? देखिए, बेंचमार्क इंडेक्स का मतलब ये होता है कि भाई इसके बेसिस पे हम पता लगा लेंगे कि उसका मतलब कहाँ इंडिकेटर है, कहाँ जा रहा है ना, बेंचमार्क। चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? द करेक्ट आंसर इज एनी ऑफ द अबव। निफ्टी 50 भी बेंचमार्क है, सेंसेक्स भी है और बीएसई 200 भी है। कि मार्केट का परफॉर्मेंस अगर हम देखना चाहते हैं तो इसी सारी चीजों को हम देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Which ratio is used to measure a mutual fund's expense against the average asset under management? अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा रेशियो को हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस अगेंस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट के लिए? पीई रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, एक्सपेंस रेशियो या शार्पे रेशियो? द करेक्ट आंसर इज एक्सपेंस रेशियो, राइट। अब इसको समझ लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का इम्पैक्टिंग उसका ओवरऑल रिटर्न। देखिए जहाँ पे कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा वहां पे आपका रिटर्न में इफेक्ट होगा, राइट। खर्चा, कॉस्ट मतलब आपका एक्सपेंस कि भाई मैनेजमेंट कॉस्ट है, इसमें से बहुत सारे खर्चे हैं, तो उसमें आपको रिटर्न इसमें से अगर आता है तो वो काट के मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको जितना भी एक्सपेंस रेशियो कम होगा ना, उसमें लोग ज्यादा इसको देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्हाट डज म्यूचुअल फंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर? स्टैंडर्ड डेविएशन म्यूचुअल फंड का क्या मेजर करता है? एवरेज रिटर्न, द रिस्क और वोलेटिलिटी ऑफ द फंड्स रिटर्न, द फंड्स टोटल एसेट या फंड का टर्नओवर रेशियो? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज रिस्क और वोलेटिलिटी ऑफ द फंड्स रिटर्न। कितना रिस्क इन्वॉल्व है ना, ये चीज बताता है कि भाई अगर इसे पैसा लगाएंगे तो कितना हद तक इसमें चांस है कि हमारा पैसा रिस्क पे रहेगा, या फिर कोई और अगर इसमें बात हो हमारे रिटर्न्स का कितना हद तक आने का चांस है, तो ये सब सारी चीजें बताता है। 38 which term describes the potential loss in a mutual fund investment due to market movements? अगर मार्केट में कोई मूवमेंट होती है तो कैसे समझा जाता है कि इसमें कोई लॉस हो सकता है? तो सिस्टमेटिक रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क या रीइन्वेस्टमेंट रिस्क? द करेक्ट आंसर इज सिस्टमेटिक रिस्क। अब इसको समझ लेते हैं क्या है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट रिस्क भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड की कोई मूवमेंट हो गई मार्केट में, या फिर किसी फंड को हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, तो ये सिस्टमेटिक रिस्क के हिसाब से हम लोग जान जाते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग अंडर सेबी रेगुलेशन? अब देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग को थोड़ा समझ लीजिए। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? अब सेबी के अनुसार ये बहुत बड़ा सीरियस ऑफेंस है, राइट। अब ये पनिशेबल है बोथ फाइनेंशियली भी, मतलब पेनल्टी भी होते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टी या इम्प्रिजन। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि आपको ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला, आप उसी कमरे में काम करते हैं, आप किसी अपने जान पहचान या परिचित के लोग को, रिलेटिव्स को, अपने फैमिली में उसको बता दिए, राइट। सो वहां भी ये इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस काम करती है, राइट। सो इसको समझ बूझ के जवाब दीजिए क्या होगा। बोथ बी एंड सी। बीएनसी में क्या बोल रहा है? अभी अभी मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल पेनल्टी या इम्प्रिजमेंट, दोनों ही हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर? ये बहुत इजी है, बताइए क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज सेबी। लेट्स गो। विच टैक्स इज applicable on short term capital gain from equity fund? विच टैक्स इज एप्लीकेबल मतलब कौन सा परसेंटेज ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है? द करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? 5%, 10%, 15% या 20%? द करेक्ट आंसर इज 15%, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में पूछ रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर टैक्स 15% अंडर द करंट टैक्स लॉज इन इंडिया। हाउ ऑफन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज? मतलब यहाँ पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो होते हैं कितने
अवधि के बाद इनका डिस्क्लोजर्स किया जाता है, मतलब बताया जाता है ग्राहक में, इसको एक्सपोज किया जाता है कि भाई हाँ ये है, तो या वीकली है या मंथली है या क्वार्टरली है या एनुअली है। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज मंथली, बी। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is a service that allows investor to switch the investment from one mutual fund scheme to another within the same fund house? यहाँ पूछ रहा है एक म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है उसमें ऐसी कौन सी सर्विस है जहां पे एक ग्राहक को एक म्यूचुअल फंड में से दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में जाने की अनुमति देता है विद इन सेम फंड हाउस में, SIP, SWP, STP या रिडेम्पशन। बताइए। स्विचिंग मतलब आप स्विच कर सकते हैं, मतलब एक आप इधर से उधर या उधर से इधर, ऐसे टाइप का। द करेक्ट आंसर इज STP। STP का मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। वो अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में आप अदल बदल कर सकते हैं, लेकिन वो सेम फंड हाउस में होना चाहिए। What is the role of investor grievance redressal mechanism? इन्वेस्टर का ग्रीवांस रिड्रेसल, ग्रीवांस मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई अगर किसी ग्राहक को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई इशू है या कोई कंप्लेन है, तो क्या कर सकते हैं? द प्रोसेस इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन टू रिजॉल्व कंप्लेन एंड इशू फेस बाय द इन्वेस्टर, या NAV कैलकुलेशन करना, या फाइनेंशियल एडवाइस ऑफर करना। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज बी, टू रिजॉल्व कंप्लेन। कंप्लेन मतलब होता है अगर किसी ग्राहक को कोई अगर समस्या होती है, प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, तो उसको फेस करके उसको प्रॉपरली कंप्लेन को हैंडल करना और उसको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना। व्हाट डज अ ट्रेनर रेशियो मेजर? ट्रेनर रेशियो क्या मेजर करता है? बताइए क्या होगा? A, B, C, D? The correct answer is B, risk adjusted return relative to market risk. चलिए आगे चलते हैं 46 पे। Which risk is associated with the responsibility of fund not being able to meet redemption request due to lack of liquidity? अब यहाँ बता रहा है कि कौन सा रिस्क एसोसिएटेड है जहां की लगता है पॉसिबिलिटी है कि फंड में उनका रिडेम्पशन रिक्वेस्ट लैक ऑफ लिक्विडिटी के कारण हो जाएगा। मतलब लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसे को भुना नहीं सकते, है ना? मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विड रिस्क या इन्फ्लेशन रिस्क? द करेक्ट आंसर इज सी, लिक्विड रिस्क ही ऐसा एक रिस्क है जिसमें आपको लगता है कि नहीं, हम ग्राहक अगर सोचता है कि नहीं भाई हम इस पैसे को कितनी जल्दी निकाल नहीं सके, या निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, ये सोचता है ग्राहक। 47, what should be the first step when the mutual fund distributor identifies a conflict of interest? इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि आपस में अगर मान लीजिए कोई एक तरह से बोला जाए कि भाई लड़ाई झगड़ा है, या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, या फिर ट्रस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होता जाता है यहाँ पे। डिस्क्लोज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द क्लाइंट, टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, इन्फॉर्म द फंड मैनेजर। कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए? डिस्क्लोज द कॉन्फ्लिक्ट टू द क्लाइंट। अगर मान लीजिए कोई ग्राहक अगर किसी फंड मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट ले रहा है कि नहीं भाई ये आपने मुझे बताया नहीं, तो उसको क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज कर देना चाहिए क्लाइंट को कि ताकि भैया ये आप मांग रहे हो और ये हमारा सही है, ताकि उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है रेजोल्यूशन में बदल जाए। 48, which of the following is the fiduciary duty of mutual fund distributor? तो आप देखिए फिड्यूशियरी ड्यूटी पूछ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल कमीशन, एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, promoting high risk investment, या avoiding compliance with regulations? The correct answer is acting in the best interest of client, right? अब फिड्यूशियरी का मीटिंग क्या होता है? देखिए फिड्यूशियरी का मीटिंग होता है जो कि एक ऐसी संस्थान या कोई ऐसा जो मनी या प्रॉपर्टी को किसी और के लिए मैनेज करता है ना? उसका ये रोल जो होता है लॉ के अंतर्गत होता है, राइट? सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का देख रहे हैं आप कितने ज्यादा इम्पैक्ट है
किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। तो आप जब अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनिएगा या फिर आप बैंकिंग में हैं या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं NISM का एग्जाम पास करके एक डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राइट। What is the consequence of providing false information in the KYC process? Hefty fines, cancellation of mutual fund units, legal action or penalties या all of the above? यहाँ पूछ रहा है कि क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या रिजल्ट हो सकता है अगर किसी ने KYC के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर उसमें दिया है तो क्या होगा, ये पूछ रहा है इसका क्वेश्चन। ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। अब जिसने भी ये आंसर को चुना है, देखिए आप उस पर लीगल एक्शन भी होगा, कैंसिलेशन म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी हो सकते हैं या फिर हेफ्टी फाइन्स भी हो सकती है। ये किन पे? प्रोवाइडिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी KYC का गलत इंफॉर्मेशन अगर देता है तो ये क्योंकि रेगुलेटरी कंप्लायंस है। ओके, चलिए आगे हम लोग 50th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रोल ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? एम्फी का रोल क्या है? टू रेगुलेट फंड मैनेजर, टू प्रोमोट एथिकल सेल्स प्रैक्टिस, या टू मैनेज इन्वेस्टर्स ग्रीवांस, या बोथ BNC? चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज बोथ BNC। BNC में क्या लिखा है देखिए, टू प्रोमोट एथिकल सेल्स प्रैक्टिस, मतलब जो बेचने का तरीका है वो भी एथिकल होना चाहिए, सही तरीके से बेचना है। दूसरा, कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, इशू आता है, कंप्लेन आता है, इसको भी मैनेज करना। सो एम्फी का रोल ये है, राइट। चलिए अब लोग 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे विथ एक्सप्लेनेशन एंड राइट आंसर, राइट। और आपको ये सारे क्वेश्चन से आई होप आपको एग्जाम्स में मदद भी मिलेगा, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही। अब जैसा मैं आपको हर बार हेल्पफुल टिप्स देता हूँ कि NISM अगर पास करना है तो किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, या जो कोई भी इस चैनल को देख रहे होंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरा ऑलवेज ये चैनल या माध्यम के तरह से ये मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं बताऊं, प्रैक्टिकल चीजें बताऊं। टेक्निकल तो ये हो गया कि भैया आप ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, देखो प्रैक्टिस हो गया दिस है। लेकिन आप प्रैक्टिकली क्या क्या चीज करेंगे उसके लिए भी आपको मदद करता हूँ, राइट। देखिए सिलेबस बिल्कुल पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो PDF जो बुक है वो आपका गीता वेद पुराण होना चाहिए आपके लिए, है ना। लाइक अ बाइबल, लाइक अ कुरान, जो भी आप अगर पढ़ते हैं वो आपके लिए ये होना चाहिए। सिलेबस आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, उसको रट डालिए, चाट डालिए, राइट। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना चाहिए, आपको एक स्टडी रूटीन बनाइए डेली। मान लीजिए आप अगर 15 दिन के बाद एग्जाम देने वाले हैं, मैं तो बिल्कुल आपको ये बोलूंगा कि अगर आप बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ब्रांच में काम करना चाहते हैं या फिर कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप NISM को पहले से पास करके जाइए। या फिर आप अगर एडमिशन ले लिए हैं तो उसका एक रूटीन बना लीजिए डे 1 से। मैं आपको बोल रहा हूँ डे 1 जैसे ही आपका उस कोर्स में एडमिशन हुआ, खुद से एक स्टडी रूटीन बनाइए कि मुझे 2 घंटा या 1.5 घंटा बैठ के पढ़ना ही है NISM का किताब, राइट। तो उसको आप पढ़ लीजिए पहले। उसके बाद क्या करिए, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए फिर आपका नॉलेज को टेस्ट करिए कि भाई हाँ, मैं जो अभी तक नॉलेज गेन किया हूँ उसके हिसाब से मैं अपने आप को चेक करता हूँ मॉक टेस्ट के हिसाब से। देखिए मेरे चैनल पे भी बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस और आंसर्स मिल जाएंगे, और आप कहीं और से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत सारी चीजें बताते हैं मुझे। दूसरा, कि आप जो बुक पढ़ते हैं उसमें भी थोड़े थोड़े मॉक टेस्ट के रहते हैं चीजें, राइट। और आपको चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आई होप मैं आपको चैप्टर 1 to 5 आई थिंक आपको बना चुका हूँ। अभी अभी कुछ चैप्टर्स पेंडिंग है, राइट। सो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बिल्कुल करिए। आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करिए। ये सिर्फ इसलिए करिए कि देखिए इसमें आप चोरी मत करिए, कोई भी तरह का शॉर्टकट मत करिए। आप बिल्कुल जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं अपने फ्रेंड लोग को पूछिए। जैसे मान लीजिए आप अगर पहली बार दे रहे हैं तो चलो भाई मैं क्या आंसर दे रहा हूँ, क्या उत्तर दे रहा हूँ, राइट। अपने लेवल को चेक करना है आपको मॉक टेस्ट के थ्रू। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट है, जो आपके वेटेज के हिसाब से जो चैप्टर्स हैं उनको आप बिल्कुल देखिए कि हाँ मुझे कहाँ, देखिए उसी में से क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे आपके पास, लेकिन आप उस चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा तो हो सकता है आपको वो पास की तरफ ले जाए,
राइट, बिल्कुल आप पास हो जाएगा अच्छे मार्क्स से। और एक रिलायबल स्टडी, देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे उल्टे पुल्टे बैक डेटेड बहुत सारी चीज मिल जाएंगी। बहुत बहुत लोग इसी चीज को बेच रहे हैं कि 200 250 300 400 500 रुपए ले रहे हैं, राइट। स्टडी मटेरियल आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसी को डाउनलोड करिए अपने मोबाइल पे एंड उसी को ही आप प्रिंट आउट करके ले लीजिए, क्योंकि वो आपका हो सकता है लेटेस्ट है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आज और पुराना 6 महीना का या 1 साल का पुराना स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, राइट। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए। और इसी कोशिश पे आपको मैं बताता हूँ कि आप अगर इस तरह से कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि मैं ऑलवेज बताते रहता हूँ, एक मोटिवेशन कोट फॉर द एग्जाम। आज का मोटिवेशन कोट देखिए, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज एन हार्ड वर्क ऑफ परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, sacrifice and most of all love that what you are doing and learning to do। ये एक महान खिलाड़ी पेले बोल के गए हैं, आई ऑल्सो लाइक फुटबॉल एंड पेले का आपको अगर फुर्सत मिल जाए तो आप उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, राइट। तो आपको पेले के फैन हो जाएंगे। तो किसी को कोई भी सक्सेस मिला है तो ये इजी नहीं मिलता है। हाँ, लगता है इजी है कि अरे भाई ये तो बहुत इजी है, इतना गोल मार रहा है, ये इतना मसल बना लिया है, इसको इतने मार्क्स मिल गए। लेकिन वो हार्ड वर्क जो करता है उसको कोई नहीं देखता है। तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बहुत ही बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। किसी भी चीज में अगर आप हार्डवर्क नहीं करते तो आपको बिल्कुल हासिल नहीं होगा, राइट। तो चलिए इसी तरह से अपना प्यार बांटते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आगे फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आने वाले समय में इसी तरह के वीडियोस आएंगे और एनएसएम के छोड़ के आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी वीडियो भी आते रहेंगे, राइट। तो देखते रहिए इस तरह के वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह का बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जॉब रिलेटेड जो भी चीजें आपको मिलते रहे, ठीक है। इसी तरह के वीडियोस को और आगे भी मैं बनाता रहूंगा। आई होप आपको वीडियोस अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल फॉरवर्ड करिए। थैंक यू, बाय बाय।